Most Indian scripts used to write modern Indian languages are derived from Brahmi. This script was used to write most of the Ashokan inscriptions. तो आज की तारीख में हमारी जितनी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो या हिंदी भाषा हो, जिसको 1947 के पहले हिंदुस्तानी बोला जाता था, गुजराती हो, बंगाली हो, जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, इनको लिखने के लिए जो अलग-अलग इनकी लिपियां हैं, इनकी जो अलग-अलग स्क्रिप्ट्स हैं, जब इनको स्टडी किया गया तब हिस्टोरियंस को एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि ये सारी की सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, एक कॉमन एंशिएंट स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिसका नाम है ब्राह्मी, उससे इवॉल्व होकर आई है। हालांकि आज की तारीख में आप देखोगे तो स्क्रिप्ट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब जैसे तमिल भाषा लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है और देवनागरी की अगर आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ज्यादा आपको जो है अक्षर एक जैसे नहीं दिखते। बट जब हिस्टोरियंस स्टडी करना शुरू करते हैं कि आखिर ये अक्षर उसी तरह से क्यों बनाया जाता है जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, इसका इवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, तो उस इवोल्यूशन को ट्रैक करते 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 अगर ओरिजिन की तरफ में जाएं तो एक स्क्रिप्ट पर आकर हम लोग रुक जाते हैं और उस स्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मी। दूसरे शब्दों में भारत में आज की तारीख में जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं उनको लिखने के लिए जिन लिपियों का, जिन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुई हैं, निकली हैं, इवॉल्व हुई हैं एक एंशिएंट स्क्रिप्ट से जिसका नाम है ब्राह्मी। एंड ये स्क्रिप्ट भारत में जो सबसे पहले शिलालेख हमको मिले सम्राट अशोक के, उसमें प्रोमिनेंटली इस्तेमाल की गई है। सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं जिनको अशोकन इंस्क्रिप्शंस के नाम से जाना जाता है, इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए प्रोमिनेंटली जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है उस स्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मी। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाषा कौन सी लिखी गई, इस्तेमाल की गई है। सम्राट अशोक ने अपने जो शिलालेख लिखवाए थे उसमें भाषा कौन सी इस्तेमाल की गई है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ज्यादातर उनके जो शिलालेख हैं सारे के सारे मिलते हैं ऐसा भी नहीं है, मगर ज्यादातर जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं जिनको हम लोग अशोकन इंस्क्रिप्शंस के नाम से जानते हैं, ये ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल कर कर लिखे गए हैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि सम्राट अशोक के बारे में आपको पता चले, उस टाइम पीरियड में जब वो राज किया करते थे उस वक्त मौर्यन एम्पायर कैसे रूल करता था, उसके बारे में आपको इंस्क्रिप्शन से कुछ इंफॉर्मेशन मिले, उस वक्त के भारत के बारे में आपको कुछ जानकारी अगर मिले, तो फिर जाहिर सी बात है अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना जरूरी है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस ज्यादातर लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, मतलब जब तक ब्राह्मी लिपि समझ में नहीं आएगी तब तक इनमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी और सबसे रेलेवेंट हो जाता है कि भाई ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जाए, ब्राह्मी लिपि को समझा जाए, और या फिर यूं बोलूं कि ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का डिसाइफरमेंट हुआ था, या यूं कहना चाहिए कि स्कॉलर्स ने एंशिएंट इंडिया को समझने की दिशा में जब पहले सीरियस कदम उठाए थे तो उसमें से ब्राह्मी का डिसाइफरमेंट सबसे निर्णायक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट कदम कहा जा सकता है, या जो इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए थे उनमें से एक था। अब ब्राह्मी लिपि दिखती कैसी है, तो कुछ इस तरीके से इसमें अक्षरों को बनाया जाता था। इसके अक्षर जो है ब्राह्मी लिपि में कुछ इस तरीके से अक्षरों का इस्तेमाल कर कर भाषा को, जो भी भाषा आप लिख रहे हो उसको लिखा जाता था। हालांकि मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर बता देता हूं। भाषा एक अलग चीज होती है, लिपि एक अलग चीज होती है, समझिएगा इस बात को। स्क्रिप्ट यानी कि लिपि जो है किसी भाषा को लिखने के लिए जो इस्तेमाल हो रही है वो एक अलग चीज है, और उस लिपि का इस्तेमाल कर कर जो भाषा या जो लैंग्वेज लिखी जा रही है वो एक अलग चीज होती है। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो भाषा है, उसको लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है वो रोमन है। आज की तारीख में हम लोग व्हाट्सएप में जितनी भी चैटिंग करते हैं, ज्यादातर चैटिंग आप हिंदी में ही करते होगे अगर आप हिंदी भाषी हो तो, या फिर अगर आप कोई दूसरी भाषा बोलते हो तो उस भाषा में अपनी चैटिंग करते होगे। बट जो स्क्रिप्ट आप प्रोमिनेंटली लिखने के लिए इस्तेमाल करते होगे वो रोमन है। अब ये बड़ी, जैसे आप इसको ऐसे समझें कि मुझे हिस्ट्री लिखना है तो, या इतिहास लिखना है, तो इतिहास को एक तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसको, ये इतिहास जो है शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहां पे ये जो दोनों, ये जो अक्षर है वो सेम है। इतिहास यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके लिखा गया है, इतिहास यहाँ पे रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर लिखा गया है। शब्द कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का शब्द मान सकते हैं, मगर यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो बदल गई है। रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर हिंदी भाषा का एक शब्द इतिहास लिखा गया है, और यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर हिंदी भाषा का एक शब्द इतिहास लिखा गया है। तो समझिएगा इस बात को, भाषा एक अलग चीज होती है, स्क्रिप्ट एक अलग चीज होती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कई सारी भाषाएं लिखी जा सकती हैं, कोई भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाए ऐसा जरूरी नहीं है, मगर इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर कई सारी लैंग्वेजेस लिखी जा सकती हैं। ये अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। और ब्राह्मी दिखती कैसी थी? इसके अक्षर प्रोमिनेंटली कुछ इस तरह से दिखा करते थे। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि भाषा एक अलग चीज है, लिपि एक अलग चीज है, वो अपने को यहाँ पर समझ में आएगा जब हम लोग इसको देखेंगे कि डिसाइफरमेंट ब्राह्मी का किस तरह से किया गया था।
From late 18th century, European scholars with the help of Pandits started working on decipherment of Brahmi. They compared letters of contemporary Bengali and Devanagari with letters of inscriptions. तो जब इतिहास को भारत का जानने की सीरियस कोशिशें हुई, ये सारी जो सीरियस कोशिशें थी ये की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने जब अल्टीमेटली बंगाल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया, तो इस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थे, इसमें हमको दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। एक कैटेगरी वाले ये कहते थे कि भारत को जानने समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बस अपना शासन आप स्थापित कर लो, जितना हो सकता है इसका दोहन करो और जब तक हो सकता है आप इसको लूटो और जिस दिन नहीं हो पाएगा छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। व्यापार जो है वो प्रोमिनेंस रखता है और जितना हो सके भारत से हमको फायदा उठाना है। डज नॉट मैटर कि इसके ऊपर हमारा कब्जा हो गया है तो इसकी भलाई के लिए हम लोग काम करें। एक तो इस तरीके की सोच थी। इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग कहलाए एंग्लिसिस्ट। इसका उल्टा कुछ अफसर ऐसे थे जिनका मानना यह था कि अगर भारत के ऊपर अच्छे से कब्जा रखना है, भारत को अगर अच्छे से रूल करना है, इसके ऊपर अपने शासन को प्रोलॉन्ग करना है और लंबे वक्त तक भारत से फायदा उठाना है, तो इसके लिए भारत को समझना जरूरी है। भारत का इतिहास, भारत का कल्चर, भारत के लोग, भारत के कस्टम्स, भारत के ट्रेडिशंस, जब तक इन सारी चीजों को समझा नहीं जाएगा तब तक अच्छे से जो है रूल नहीं किया जा सकता। एंड और जितना अच्छे से आप इन सारी चीजों को समझोगे उतना अच्छे से आप रूल कर सकते हो, उतने लंबे वक्त तक आप रूल कर सकते हो। ये जो थॉट प्रोसेस रखने वाले लोग थे ये कहलाए ओरिएंटलिस्ट। मैं नाम भी लिख देता हूं। तो ओरिएंटलिस्ट का कहना यह था कि हिंदुस्तान को समझना जरूरी है। अब समझने की दिशा में फिर भारत का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। अब भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा तो यहां से फिर जब खोजबीन शुरू की गई तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलना शुरू हुए। इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे एक पर्टिकुलर भाषा में जो आपको समझ में नहीं आ रही है और उसमें फिर एक लिपि का इस्तेमाल किया गया था जो वक्त के साथ में आपको पता चला कि ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़े बिना अशोकन इंस्क्रिप्शन समझ में नहीं आएंगे, अशोकन इंस्क्रिप्शन पढ़े बिना भारत का इतिहास समझ में नहीं आएगा, भारत का इतिहास समझ में नहीं आएगा तो आप ढंग से रूल नहीं कर पाओगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ में 18वीं शताब्दी के आखिरी जो दशक है 1770 1780 के आसपास यूरोप के जो स्कॉलर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा वाले अफसर थे, इन्होंने भारत के पंडितों के साथ में, इंडियन स्कॉलर्स के साथ में मिलकर ब्राह्मी का डिसाइफरमेंट शुरू करवाया। एंड ब्राह्मी को समझने के लिए उन्होंने उस वक्त की जो कंटेम्प्रेरी बंगाली भाषा लिखने के लिए जो लिपि इस्तेमाल होती थी, एक तो वो, और दूसरी जो देवनागरी लिपि है, इन दोनों के अक्षरों के साथ में ब्राह्मी के अक्षरों को कंपेयर करना शुरू किया और उसका फिर कुछ एक मेक सेंस करने की कोशिश करी। ब्राह्मी के अक्षर और ब्राह्मी के अक्षरों से बंगाली, और उस वक्त में जो बंगाली की स्क्रिप्ट होती थी और देवनागरी के जो अक्षर थे उनको कंपेयर करके कुछ एक मतलब निकालना, कुछ एक मीनिंग बनाने की कोशिश करी। जो अक्षर थे इनका सेंस समझने की कोशिश शुरू की गई। वक्त के साथ में इनको धीरे धीरे पता भी चला अल्टीमेटली कि किस अक्षर का या फिर किस सिंबल का क्या मतलब है, कौन सा सिंबल कौन से अक्षर को डिनोट करता है। तो वही यहाँ पे ब्लॉक में बताया गया है कि जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो आपको पता चला कि भाई ये जो सिंबल कई जगहों पे देखने को मिलता है इसका मतलब का होता है, या यूं बोलना चाहिए कि ये 2300 साल का जो इवोल्यूशन रहा है उसमें ये अक्षर अल्टीमेटली आज की जो देवनागरी भाषा बोली, देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें ये का के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये जो डी है या जो डी जैसा दिखने वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली चा है। अब 2-2.5 सालों में किस तरह से ये चा बन गया वो अपने इंटरेस्ट की बात नहीं है, मगर इतना है कि अगर आपको कहीं पे ब्राह्मी लिपि मिलती है, ब्राह्मी में अगर ये आपको इस तरह का सिंबल मिलता है तो उसको हम लोगों को चा पढ़ना है। ये इसी तरह से अगर एक सी बना हुआ है कुछ इस तरीके से तो इसका मतलब ढा होता है। ठीक है जी, ढा होता है। ये इन लोगों को समझ में आया। ये वाला सिंबल मेरे हिसाब से समझना सबसे ज्यादा आसान था। ये तो बहुत इजी है कि ये जो है इवॉल्व होते होते दा बन गया आज की तारीख में। इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। तो ऐसे करते 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 वक्त के साथ में इन्होंने समझा कि किस तरह से जो है आज की जो मॉडर्न देवनागरी है उसके अक्षर ब्राह्मी से इवॉल्व होकर आए हैं, ये समझ में आ गया। तो फिर कौन सा अक्षर जो है किस पर्टिकुलर शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझने में मदद मिली। अब जैसे यहां पर अब अपने को एक बार जब ये समझ में आ गया कि इसका मतलब का है, इसका मतलब चा है, इसका मतलब ढा है और दा है और इस तरह से, तो फिर ये टू अ गुड एक्सटेंट आपको इसमें फिर जो है एक सेंस बनने लगा कि भाई यहां पर ये जो क्रॉस जैसा सिंबल बना हुआ है इसको हम लोगों को चा पढ़ना है। अब बाकी अक्षर आपको समझ में आते हैं ना आते हो, बट एक बार ये समझ में आ गया तो पता चल गया कि यहां पर चा लिखा हुआ है। इसी तरह से ये जो एक अक्षर है ये पता चल गया कि भाई ये जो है वो आ है। इनफैक्ट ये जो है वो छोटा आ है और ये अगर इसी तरह से लिखकर उल्टे के की तरह इसके ऊपर एक ये डंडा बना दिया जाए तो इसका मतलब होता है बड़ा आ। आपको ये समझ में आने लगा। तो करते 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 ऐसे इन अक्षरों के एक बार आपको जब समझ में आने लगा कि इन अक्षरों को क्या प्रोनाउंस किया जाता है तो फिर शब्द बनाना शुरू कर दिए। फिर शब्द एक बार बनने लगे तो अल्टीमेटली आप फिर पढ़ने की तरफ जो है एक दिशा एक कदम आपने और बढ़ाया और करते करते फिर एक बार जब पढ़ने लगे शब्द बनने लगे तो फिर उनका मतलब भी जो है समझ में आने लगा। एंड ऐसे करते करते फिर इसका डिसाइफरमेंट हुआ है।
बहुत लंबा प्रोसेस था, ऐसा भी नहीं कि 2 दिनों में हो गया हो, मगर ऐसे करते करते कई दशकों की मेहनत के बाद में 1800 1830 1840 आते आते अल्टीमेटली फिर ब्राह्मी को जो है पढ़ने में कामयाबी मिली या फिर इसका डिसाइफरमेंट हुआ। तो समझ के सोच के देखिए कितना जो है ये आपका पेशेंस का काम रहा होगा। यहाँ पे और दूसरे अक्षर देखिए, जो मैंने आपको ये बताया कि उल्टा केस छोटा है, ये उल्टे के ऊपर एक छोटा सा डंडा बना दिया यहाँ पर, तो ये बड़ा हो जाता है। 3 बिंदी ऐसे बना दी तो ये छोटी ही हो गया। एल जो है वो ऊ है, या फिर ये जो ट्रायंगल बनाया है वो ए है। अब ये एल बना के आप इसको ऐसे कर दीजिए, या फिर यूं बोलूं कि एक जेड जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो उसका मतलब ओ होता है। ये जो आज उल्टा के बनाया था यहाँ पर, इस उल्टे के को अगर यहाँ पे डंडा खींच दिया तो वो बड़ा होता है, मगर अगर इसी उल्टे के में यहाँ पे डंडा ना खींच के यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया तो उसका मतलब अम हो जाता है। ऐसे करते 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 सारे अक्षरों के जो है मतलब आपको एक बार जब समझ में आने लगे, और पूरी बाराखड़ी जब क्लियर हो गई, ब्राह्मी के जितने शिलालेख मिले थे उनके ऊपर जितने अक्षर थे, जब सारे के सारे जो है एक बार क्लियर हो गए हिस्टोरियंस को कि इस अक्षर का ये मतलब है, इस अक्षर का ये मतलब है, इस अक्षर का ये मतलब है, करते 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 फिर अल्टीमेटली ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में कामयाबी मिल गई। अब सवाल यहां से ये उठता है कि आपने बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट्स के साथ में शुरुआत क्यों की थी? अभी अपन ने देखा कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं प्रोमिनेंटली वो सारी की सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उनकी जो स्क्रिप्ट है लिखने की वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई है। तो आप किसी दूसरी स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, फिर बंगाली और देवनागरी के साथ जाने की क्या जरूरत थी? इसके दो जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा जिस इलाके पे किया था वो था बंगाल, तो सबसे पहले उन्होंने भारत के जिस इलाके को समझने की कोशिश करी वो बंगाल का इलाका था, और बंगाल में बोली जाती थी बंगाली। दूसरा यह कि बंगाली भाषा में टू अ गुड एक्सटेंट आपको संस्कृत जो है वो ज्यादा उसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, ज्यादा असर देखने को मिलता है, तो एक तो इस वजह से बंगाली भाषा के ऊपर एम्फेसिस दिया गया। दूसरा, संस्कृत को लेकर इनका ध्यान इसलिए क्योंकि ध्यान दिया गया या संस्कृत के ऊपर इनका ज्यादा एम्फेसिस इसलिए था, भारत में जितना भी आपकी शादियां हो रही हैं या मृत्यु के संस्कार हो रहे हैं, जन्म का संस्कार हो रहा है, जितने भी आपके कर्मकांड हो रहे हैं उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं वो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत इतिहास अपने टाइम पीरियड पे इनको समझ में आया, इनको एक बात दिखी कि संस्कृत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इनका दिमाग यहां से ये घुमा कि हो ना हो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और संस्कृत से फिर बाकी सारी भाषाएं जो है इवॉल्व होकर आई हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में इन्होंने संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा के जो स्कॉलर्स थे उनको भी बैठाना शुरू किया। और संस्कृत, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जिस वक्त की बात हो रही है, इस टाइम पीरियड पर संस्कृत को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, इसलिए देवनागरी स्क्रिप्ट का देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है समझने की कोशिश की गई, या देवनागरी स्क्रिप्ट को इन्होंने कोशिश करी कि कंपेयर कर लेते हैं हम लोग ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसके साथ में। ये इनका मानना था, ये गलत हुआ बाद में साबित। वक्त के साथ में जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि जो सबसे शुरुआती शिलालेख देखने को मिलते हैं वो संस्कृत में नहीं है, वो प्राकृत भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए, और जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये सवाल या फिर ये फैक्ट कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। भारत के जो सबसे पुराने, सबसे अर्लीस्ट, सबसे प्राचीन शिलालेख मिले हैं उन पे जो भाषा लिखी गई थी वो संस्कृत नहीं थी, वो प्राकृत थी। सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस प्राकृत भाषा में मिले। तो हालांकि इनका ये अनुमान गलत साबित हुआ, बट फिर भी देवनागरी की जो स्क्रिप्ट है, देवनागरी की स्क्रिप्ट को ब्राह्मी के साथ में कंपेयर करना फायदे का ही सौदा साबित हुआ, क्योंकि इससे देवनागरी स्क्रिप्ट की मदद से ब्राह्मी को डिसाइफर करने में मदद मिली। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन करते 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 ये भी क्लियर हो गया कि संस्कृत में सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस नहीं है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, प्राकृत है। प्राकृत भाषा से दूसरी भाषाएं जो है इवॉल्व हुई हैं और संस्कृत भी उसमें से एक है। ये जो है हिस्टोरियंस ने अल्टीमेटली वक्त के साथ में पता कर लिया। फाइनली जो मैंने बोला कि 1770 1780 के आसपास जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। 2 दिन का काम नहीं था, स्कॉलरली वर्क था, वक्त लगा, बहुत टाइम लगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम है। आप सोच के देखिए, बेसिकली आप ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको आप ऐसे मान सकते हो कि आपको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम घना अंधकार है, धीरे 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 आप हाथ से जो है टोते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। पूरे टाइम आपको डर भी है कि कहीं कोई गलत कदम ना रख दें। तो इस तरीके से बहुत पेन स्टेकिंग किस्म का जो है आप कह सकते हैं ये पूरा शोध का काम था। करते 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 1838 1770 1780 के आसपास में शुरू हुआ था, करते करते इतने लंबे वक्त के बाद 1838 में कई सालों के पेनफुल शोध के बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में, रिसर्च के बाद में, जिसमें बहुत लोगों ने अपना वक्त, अपना समय खपाया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अल्टीमेटली फिर सम्राट अशोक के जो शिलालेखों के ऊपर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है, जिसको अशोकन ब्राह्मी बोला जाता है, उसको पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। बात को समझिएगा, आफ्टर ईयर्स ऑफ पेनस्टेकिंग रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन बाय मेनी, James Prinsep was able to
डिसाइफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838। मतलब ये कि 1770-1780 के आसपास से जो काम शुरू किया गया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझने का, किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ समझ में आया, किसी ने कुछ अक्षरों का मतलब निकाल लिया, किसी ने कुछ अक्षरों का मतलब निकाल लिया, किसी ने उन अक्षरों को जोड़कर फिर जो शब्द बनना शुरू हुए थे उनके मतलब निकालना शुरू किए। करते 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 आपके पास में 1838 आते आते 1838, अगर हम 70 पकड़ के चलें तो 70 से 80, 90, 100, 30, 40, 50, लगभग 58 ईयर्स राउंड ऑफ करके बोले तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 साल के आसपास का जो वक्त है, इतना लग गया। काफी सारे लोगों ने अपना अपना काम किया, किसी एक स्कॉलर ने अपना काम करके किसी दूसरे स्कॉलर को आगे पढ़ाया, तीसरे ने फिर इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो उसने इन दोनों का जो काम किया था उसको पढ़ा। तो पहले से आपका जो जेम्स प्रिंसेप है, उनको इनके पहले कई लोगों ने जो इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रोजेक्ट में अपने आप को खपा दिया था, अपनी जवानी लगा दी थी जिन लोगों ने, उनकी रिसर्च का भी फायदा मिला, खुद भी इन्होंने अपना दिमाग लगाया और करते कराते 1838 में अशोकन ब्राह्मी यानी कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को लिखने के लिए जो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया था उसको पढ़ने में कामयाबी मिल गई। अब एक बार जब इन्होंने सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ने में एक बार कामयाबी मिल गई और उसके बाद फिर जब समझ में आने लगा तो फिर यहां से भारतीय इतिहास का, या यूं बोलना चाहिए प्राचीन भारतीय इतिहास के छुपे हुए दरवाजे खुल गए और भारतीय इतिहास फिर कितना प्राचीन है, इसमें कौन कौन हुआ है, सम्राट अशोक का अंपायर कितना बड़ा था, समकालीन कौन था, इनके पहले कौन था, अलेक्जेंडर कब आया, और इस तरीके की बाकी सारी बातें इनको पता चलती चली गई। और इंडिया का इतिहास कितना रिच है, ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, अंग्रेजों को इसका एक अंदाजा यहाँ पे लगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात और आती है कि जिस वक्त ये सारी चीजें पता चल रही हैं, इस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनको अते पते नहीं है। अभी इनको ये लग रहा था कि भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जाता है, यानी कि लगभग 2500 साल, 2600 साल पहले जो है भारत का इतिहास शुरू होता है। ये सारी बातचीत जब हो रही है इस वक्त, अभी इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 1870, 1850, 1880 के आसपास पता चलेगा, तब वहां से जो है कहानी और पलट गई, तब पता चला कि भारत का इतिहास कम से कम 5000 साल पीछे जाता है। आज की जो रिसर्च है उससे पता चल रहा है कि 7 से 8000 साल पीछे जाता है, और कितना पीछे जाएगा अभी पता नहीं। मगर इस टाइम पीरियड पे ये जो आप कह सकते हैं खोज भी नहीं कहना चाहिए, मगर ये जो सफलता मिली है अशोकन ब्राह्मी को डिसाइफर करने की, ये बड़ी एक रिवॉल्यूशनरी खोज थी। इसने भारत के इतिहास को, अंग्रेजों का देखने का तरीका, उसको समझने का नजरिया, उसको एक जिस तरह से आप परसीव करते हैं, सारे परसेप्शंस बदल के रख दिए। भारत के लोग जिनके बहुत बुरे दिन चल रहे थे, एक लगातार 1000 सालों से इन्वेजन देख देख कर, लड़ लड़ के, जिनके दिमाग का जो कहीं ना कहीं, जो हम खुद अपना इतिहास भूल चुके थे, हमें भी अपने इतिहास को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से समझने में मदद मिली। और टू अ गुड एक्सटेंट इसने कहीं ना कहीं जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट खड़ा हुआ, एक पूरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खड़ा किया, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसने भी दिया है कि एक ऐसा राजा हुआ है भारत में जिसने अफगानिस्तान से लेकर आपका पाटलिपुत्र तक, कलिंग तक जो है सब कुछ जीत कर भारत को एक जमाने में यूनिफाई किया था। इतना बड़ा अंपायर बनाया था जो उसके बाद फिर अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी से ही कंपनी बना पाई। उसके बाद में इस पूरे 2-2.5 साल में कोई राजा इस तरीके का इतिहास, इतना बड़ा अंपायर नहीं बना पाया। अभी अपने आप में गर्व की बात थी। तो इसने भारतीय समाज के ऊपर भी बहुत जो है सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट डाला था। तो इस तरह से ब्राह्मी लिपि जो है डिसाइफर हुई और भारत के इतिहास को, और इस तरह से फिर जहां जहां आपको सम्राट अशोक के शिलालेख देखने को मिले वो पढ़ने में कामयाबी मिली, और जो बाकी आपका ब्राह्मी में लिखी हुई चीजें थी वो समझ में आने लगी, और यहां से आधुनिक काल में भारत के एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करने का अप्रोच पूरी तरह से बदल गया। अब बात करते हैं कि खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसको कैसे पढ़ा गया था, देखते हैं सर।